The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Terms related to inflation. देखिए, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या जो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें ये टर्म्स नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आपसे इंटरव्यू में इन टर्म्स को पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में इन टर्म्स को पूछा जा सकता है। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उस केस में ना ये टर्म्स जनरली पूछी जाती है। तो आपको बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, वो मैं सिर्फ इसीलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि उनको पढ़ाना जरूरी है। मुझे भी शौक नहीं है आपको बहुत ज्यादा पढ़ाने का, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की, ठीक है। और जो डायमेंशंस की बात की थी हमने, उस डायमेंशंस में हम ये भी लिख सकते हैं कि इन्फ्लेशन से एक्सपोर्ट कम हो जाता है, वो बेसिक चीज है। टर्म्स में देखिए, सबसे पहले तो जो टर्म्स हमको समझनी है, इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? जनरल इंक्रीज जब होता है प्राइस लेवल पे, दैट इज इन्फ्लेशन। दूसरा टर्म जो हमको समझना है, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये दो टर्म समझनी है। इन दो टर्म्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, जब प्राइस लेवल बढ़ा तो हमने उसको इंक्रीजिंग प्राइस लेवल बोल दिया, जब प्राइस लेवल कम हुआ तो हमने उसको डिक्रीज इन प्राइस लेवल बोल दिया। ठीक है मैडम, आपने बोला प्राइस लेवल बढ़ा तो इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल कम हुआ तो डिफ्लेशन। मैंने कहा परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन फिर ये डिसइन्फ्लेशन क्या है? व्हाट इज दिस डिसइन्फ्लेशन? देखिए, डिसइन्फ्लेशन क्या है? whenever there is decrease in the rate of inflation। अब आप लोग बोलेंगे मैम आप वही तो समझा रहे हो। नहीं, मैं वो नहीं समझा रही हूं। यहां पे मैंने प्राइस लेवल लिखा है, यहां पे मैंने प्राइस लेवल लिखा है और यहां पे मैंने रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिखा है। ये डिफरेंस है। ये बहुत बहुत मतलब जो लोग मास्टर्स करके निकल जाते हैं ना, एमए, मैं कह रही हूँ 90% लोगों को नहीं पता होगा जो एमए करके गए हैं। आप उनसे डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में डिफरेंस पूछ लीजिए, दे विल बी ब्लैंक अबाउट इट। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। देखिए, प्राइस लेवल बढ़ा, इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल कम हुआ, डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या है? व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि लेट्स से 2022 में जो हमारा इन्फ्लेशन का लेवल था वो 6% था और जो 2023 में हमारा इन्फ्लेशन का लेवल है वो 4% है। तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो गया, इसको हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक, जब हम इन्फ्लेशन के बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज डिसइन्फ्लेशन। प्राइस लेवल जब हम एक पर्टिकुलर ईयर में कंपेयर करते हैं, ठीक, यानी कि इस 2 साल का जब हम कंपेयर करेंगे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन का 2 साल में क्या रहा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा रहा या रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम रहा, दैट इज डिसइन्फ्लेशन। फिर तीसरी टर्म जो हमको समझनी है, मैं इसको बहुत अच्छे से लिखती हूं, और नेक्स्ट टर्म जो हमको समझनी है स्टैगफ्लेशन। इसका मतलब होता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी थी उसकी ग्रोथ रुक गई है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इन्फ्लेशन भी हाई है और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। अब इस चीज को समझिए। खैर, जॉबलेस ग्रोथ हम जब ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे उसमें टैकल करेंगे, लेकिन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आप यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, मैंने आपको क्या बताया कि जीडीपी की ग्रोथ के लिए एक सर्टेन बैंड ऑफ इन्फ्लेशन का होना अच्छा होता है। ठीक,
अब इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं इसी चीज में। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ा हुआ है, प्राइस बढ़ा हुआ है तो सप्लायर सप्लाई करेगा, सप्लाई करेगा तो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉय करेगा तो वेज रेट बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो जनरली क्या होता है बेटा, जनरली व्हाट वी से, व्हाट हैपेंस, मैं जनरल सिनेरियो की बात करती हूँ कि जब भी जीडीपी ग्रोथ होगी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक, क्योंकि जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है प्रोड्यूसर को लगेगा कि भाई अच्छा प्राइस मिल रहा है तो चलो और प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करके वो मार्केट में सेल करना चाहेगा, सिंपल सी बात है। जब वो मार्केट में और प्रोड्यूस करके सेल करना चाहता है तो प्रोडक्शन के लिए उसको लोग चाहिए और वो एम्प्लॉयमेंट देगा ही देगा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन कि हमारा इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, यानी कि जिस स्पीड से एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ रहा है, उसका चाहे रीजन कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, लेकिन इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ रहा है हमारा एम्प्लॉयमेंट उस रेट से नहीं बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है ना वो एक तरह जगह से स्थिर हो गई है, एक क्या बोलते हैं वो स्टैग्नेंट हो गई है, वो आगे ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अब हमको देखना है रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेस पे, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेस पे क्या टर्म्स होती हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहली जो टर्म होती है दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, जब बच्चा बहुत धीरे 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 स्लो चलता है तो इसमें लेस देन 3% का रेट ऑफ मतलब इंक्रीज रहता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर क्रीपिंग के बाद में थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ तो उसने वॉक करना शुरू किया, वॉकिंग, या फिर दूसरा नाम इसका ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन हम कब तक बोलते हैं, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन हम बोलते हैं जब 3 से आप ये मान लीजिए 7% की रेंज में होता है, ठीक, इन्फ्लेशन जो है वो 3 से 7% की रेंज में होता है, उसको वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और यहां तक जनरली सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती है, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन जो है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। थर्ड जो है दैट इज रन अवे और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जो कि होता है 7 से 10% के बीच में, ठीक है। रन अवे इन्फ्लेशन क्या होता है कि बहुत सडनली किसी भी चीज के प्राइस बढ़ गए, जब रैपिड इंक्रीज होता है प्राइस में एक शॉर्ट टाइम पीरियड में, उसको हम क्या बोलते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये जनरली ग्लोबल फिनोमिना की वजह से होते हैं कि कहीं पे वॉर हो गया, हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, उन सब कंडीशन में क्या होता है कि रनिंग इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद में आता है, इसके बाद में आता है, अरे ये दिस इज रनिंग बेटा, दिस इज रनिंग। अब जो नेक्स्ट आता है ये है रन अवे या हाइपर इन्फ्लेशन। ये जो रन अवे इन्फ्लेशन है ना, इसका क्या मतलब है, भागता हुआ, यानी कि जो रेट है ना इन्फ्लेशन का वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हर 2 दिन में प्राइस डबल हो जाए, जैसे कि हुआ है हिस्टोरिकली। अगर हम बात करें तो ऐसे भी सिचुएशन हुई है, आई थिंक ग्रीक की इकोनॉमी में हुई थी, जहां पे हर 2 दिन में प्राइस डबल हो रहा था किसी भी कमोडिटी का, ठीक। अब अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें, जिम्बाब्वे एक कंट्री है, सब जानते हैं। इसमें जब हाइपर इन्फ्लेशन आया था तो वो इतना आया था कि लेट 2000s में आया था, 2008-9 के आसपास, ड्यू टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑब्वियसली। अब इसमें जो था ना, जो इसका प्राइस इंक्रीज था दैट वाज मोर देन $1 बिलियन। प्राइस इंक्रीज वाज मोर देन $1 बिलियन।
ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं कि जो रेट के बेस्ड पे क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं। इसके बाद में एक इन्फ्लेशन होता है which is a suppressed inflation. सप्रेस्ड इन्फ्लेशन का क्या मतलब है बेटा? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन का सिंपल सा एक ही मतलब है जो मैं हमेशा बताती आई हूँ। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन हम किस चीज को कहते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो इन्फ्लेशन को बाहर नहीं आने देना चाहती। ठीक, इन्फ्लेशन को हम सप्रेस करके रखते हैं, दबा कर रखते हैं। इन्फ्लेशन इज हिडन और कैप्ड अंडर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनके द्वारा हम उसको हिडन रखते हैं, अंडर कंट्रोल रखते हैं। और ये तब हो सकता है जब गवर्नमेंट आर्टिफिशियली किसी भी चीज का प्राइस फिक्स करने की कोशिश करती है या फिर किसी भी चीज का सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक, जैसे कि वेनेजुएला है, वेनेजुएला में गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस इन्फ्लेशन बाय सेटिंग कंट्रोल प्राइस। जब प्राइस कंट्रोल करना शुरू किया तो उससे बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस हुई, ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन जो था वो बहुत ज्यादा हुआ। सप्रेस्ड, या फिर इसको हम सप्रेस्ड के अलावा रिप्रेस्ड भी बोलते हैं, बेसिकली सिनोनियम्स ही है। अब इसमें एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है किसी भी इन्फ्लेशन में, लेकिन सरकार इसको बाहर नहीं देना चाहती है, यानी कि बाहर नहीं किसी को बताना चाहती है। इसके बाद में एक टर्म आती है दैट इज रिफ्लेशन। कोई भी इकोनॉमी जब डिफ्लेशन से रिकूप करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन। यानी कि 2022 में इकोनॉमी 6% थी और 2023 में इकोनॉमी 8% हुई, तो 6% से बढ़ के 8%, यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट जिससे इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन रेट है, ठीक, जो प्राइस लेवल है वो फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक, रिसेशन से हमने रिकवर किया और हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज होना शुरू हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन। इसके बाद में आपको एक टर्म समझना है, ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या है? ओपन इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्राइस लेवल बढ़ता है विदाउट एनी प्राइस कंट्रोल मेजर बाय गवर्नमेंट। यानी कि जहां पे प्राइस लेवल बढ़ा लेकिन इसमें सरकार ने कोई भी प्राइस कंट्रोल मेजर नहीं किया। यानी कि अगर सरकार ने प्राइस कंट्रोल मेजर किया होता तो ये इन्फ्लेशन नहीं होता। इसके बाद में हमको एक चीज देखनी है, मिजरी इंडेक्स। व्हाट इज मिजरी इंडेक्स, ये अब हमको समझना है। तो मिजरी इंडेक्स में बेटा दो चीजें आपको समझनी है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को ऐड करके कोई भी इंडेक्स बनाते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं, उसको हम मिजरी इंडेक्स बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़ता है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स हैं उनकी वजह से महंगाई बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स की वजह से महंगाई बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से महंगाई बढ़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन ये जो होता है ये मेनली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में होता है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स से किसी फार्मर ने 1000 रुपीज में कोई फसल को बेचा, लेकिन जब तक वो एक फाइनल कंज्यूमर को पहुंचती है वो 2000 की हो जाती है। 2000 की क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चरल बोटलनेक्स है। जो एक प्राइस फार्मर को मिल रहा है और जो कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल
इन्फ्लेशन। ये क्यों हो सकता है कि आपके पास लैक ऑफ रोड है, आपके पास हाईवेज नहीं है, आपके पास कोल्ड चेन स्टोरेज नहीं है, आपके पास एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो अंडर डेवलप्ड है। यानी कि एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से जो एक डिफरेंस है, अगर हम इंडिया में बात करें तो जो फार्म्स का क्राइसिस है, ये जो फार्मर का प्रॉब्लम है, वो बेसिकली यही है कि जो फार्मर्स को हम पे कर रहे हैं वो बहुत कम है और उससे फायदा कंज्यूमर को भी नहीं हो रहा है। कंज्यूमर इज पेइंग हाई प्राइसेस, स्टिल फार्मर इज नॉट गेटिंग द गुड प्राइसेस बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल बोटलनेक्स। ठीक है, और ये जो भी सब होता है इससे हमारे जो ट्रांसपोर्टिंग का जो गुड्स है वो बढ़ जाता है, लॉजिस्टिक बढ़ जाता है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब 1000 रुपीज से 2000 पे अगर किसी कंपनी के पास पहुंच रहा है, कोई कंपनी अगर टमाटो केचप बना रही है और उसको 2000 रुपीज का कोई रॉ मटेरियल मिल रहा है तो वो टमाटो केचप से ही तो अपना प्राइस निकालेगी ना, टमाटो केचप का प्राइस हाई हो जाएगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का प्राइस हाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब इसके बाद में हमको क्या समझना है, इतना जो भी आपको है ये सब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्टिमेट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें हम WPI पढ़ेंगे, CPI पढ़ेंगे, WPI वर्सेस CPI पढ़ेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, PPI, ये सब 4 टॉपिक हैं। केवल ये 4 टॉपिक बचे हैं। मैक्सिमम 1 घंटे का लेक्चर, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे के लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और इन्फ्लेशन आपका ओवरऑल खत्म हो जाएगा। आपको फिर इसको करंट अफेयर से टॉप अप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।